कहानी की शुरुआत ओक्लाहोमा में होती है, जहां एजेंट एशली एक बंदे के लिए बम बना रही होती है। वो बंदा इसे कुछ आतंकवादियों को बेचने वाला होता है, लेकिन वो एशली को दूसरे कमरे में बैठा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा अगर एक काली औरत उनका हथियार बनाए। एशली चुपके से पिछली खिड़की से निकलती है, अपना फोन निकालती है और बम उड़ा देती है। अंदर के सारे लोग खत्म। वो सड़क पर दौड़ते हुए निकलती है और रास्ते में देखती है कि बहुत सारे हिरण मरे पड़े हैं, आंखों और कानों से खून निकल रहा है। तभी एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है। उसका साथी एजेंट होता है। वो कहता है, चलो नया मिशन है। इस बार मामला खुद राष्ट्रपति से जुड़ा है। इस बीच राष्ट्रपति की बेटी किम्बरली अपनी किताब कैंसिल कल्चर के प्रमोशन की तैयारी में लगी होती है। घर में सब इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका बेटा अचानक चिल्लाता है। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा होता है, जिसके नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा होता है। माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन किम्बरली उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। उसी रात जादूगर योरो अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है। वहां उसे कॉलेज में एडमिशन मिला है। योरो के पास कोई ढंग की नौकरी नहीं होती और बेथ को लगता है कि वो बस उसे पीछे रोक लेगा। दोनों में बहस छिड़ जाती है और उसी बीच योरो का बंदर अम्परसैंड अपने पिंजरे में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बेथ गुस्से में कहती है कि जब तक योरो अपनी जिंदगी संभालना नहीं सीखता, तब तक शादी का कोई मतलब नहीं, और वो वहां से चली जाती है। उधर वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस वुमन की असिस्टेंट क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक एक चूहा उनके पैरों के बीच से भागता है और उसके पीछे एक पुलिस का घोड़ा दौड़ता हुआ आता है। दोनों बाल बाल बचते हैं, पर घोड़ा सीधा ट्रैफिक में घुस जाता है। गाड़ियां टकराने लगती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़कों पर चूहों का झुंड निकल आता है और डर के मारे वो दोनों कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। चूहों का झुंड निकल जाता है, लेकिन पीछे कई मरे हुए शरीर छोड़ जाते हैं। बस सड़कों का दृश्य थोड़ा हॉरर वाला है। एम्बुलेंस में हीरो और माइक थोड़ी रोमांचक गपशप में लगे होते हैं। माइक दावा करता है कि उसने अपनी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में बता दिया है और अब सब ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों एम्बुलेंस के पीछे नॉटी मोड में उतर जाते हैं। फिर माइक बाहर पेशाब करने जाता है और सामने एक कुत्ता खून उगलता हुआ दिखता है। वो घबराकर वापस एम्बुलेंस में आता है और पाता है कि हीरो उसके फोन को पकड़कर गुस्से में है। मैसेज तो अभी भी पत्नी से आ रहे हैं, मतलब माइक झूठ बोल रहा था। हीरो गुस्से में उसके ऊपर जो भी चीज हाथ लगे फेंक देती है और माइक भी गुस्से में उसे दीवार से पटकने लगता है। हीरो गुस्से में ऑक्सीजन टैंक उठाती है और माइक पर वार करती है। गलती से उसका गला कट जाता है और वह मर जाता है। अगली सुबह एक पुलिस वाला एम्बुलेंस के पास आता है और उस मरे हुए कुत्ते को देखता है, जिसे पहले खोया हुआ बताया गया था। वह पीछे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन खुद ही गिर पड़ता है। हीरो जाकर उसे देखती है और पाती है कि वह भी मर चुका है। घर में राष्ट्रपति की असिस्टेंट नोरा बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। सिर्फ मैकेंजी नीचे आती है और बताती है कि उसके भाई अभी तक नहीं उठे। नोरा भागते हुए बाकी परिवार को जगाती है, लेकिन डरावना सच सामने आता है। उसके पति और बेटे सभी मृत पाए जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एजेंट एशली नई पहचान के साथ ब्रीफिंग रूम में पहुंचती है और खुद को सीक्रेट सर्विस एजेंट बताती है। राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्हें इजराइल से डिस्ट्रेस कॉल मिला था और उसी समय उसका नाक से खून निकलने लगता है। अचानक वह आदमी गिर पड़ता है और उसके आसपास खड़े सभी पुरुष भी वैसे ही गिर जाते हैं। दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हर उम्र और जाति के पुरुष अचानक मर जाते हैं। पुरुष जानवर भी मरने लगते हैं। कारें और हवाई जहाज क्रैश होने लगते हैं, क्योंकि उनके पायलट पुरुष होते हैं। बेबस महिलाएं सीपीआर करने और खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। महिला नेताओं को मास्क दिए जाते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन जाने से पहले एशली बाथरूम में जाकर अपने पॉकेट में रखे ट्रैकिंग डिवाइस को सक्रिय कर देती है। जिंदा रहने वाला सिर्फ योरो है, जिसे अम्परसैंड खाना फेंक कर जगाता है। वह देखता है कि बेथ वापस नहीं आई है और उसके फोन में सिग्नल भी नहीं है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो शहर में फैली तबाही को देखता है। 8 दिन बाद एशली एक पोस्ट ऑफिस में प्रवेश करती है और एक गुप्त दरवाजा खोलती है। छिपे हुए कमरे में एशली कुछ शव हटा देती है और अपना डिवाइस सेट कर देती है। रेडियो चलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पर्सनल चीजें होती हैं। एक नेकलेस और एक लिफाफा जिस पर लिखा होता है नॉट येट। अंदर एक पेपर होता है जिस पर एक पता लिखा होता है। व्हाइट हाउस के बाहर नाराज प्रदर्शनकारी बिजली और पानी न होने की वजह से धीरे धीरे हिंसक हो रहे हैं। एशली कांग्रेस वुमन जेनिफर के पास जाती है, जो अब नई राष्ट्रपति बन चुकी है।
वह बताती है कि वह एक सीक्रेट टास्क फोर्स की मेंबर है और राष्ट्रपति पर खतरे की वजह से भेजी गई थी, लेकिन खतरे का पूरा पता उसे भी नहीं है। जैसे ही दंगों की वजह से व्हाइट हाउस पर कब्जा होता है, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जेनिफर तुरंत भाषण देती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है। घटना के 3 हफ्ते बाद योरो मास्क पहने बाहर निकलता है। वह दीवारों पर संदेश लिख रहा होता है ताकि बेथ को पता चले कि वह जिंदा है, और अपने सिग्नेचर के तौर पर सिर्फ वाई लिख। तभी एक हेलीकॉप्टर जो छत पर फंसा हुआ था अचानक अम्परसैंड के ऊपर गिरने लगता है। योरो अपने बंदर को पकड़ता है और क्रैश से बचने के लिए सही समय पर कूद जाता है। दिन 63 पर राजनीतिज्ञ न्यूयॉर्क शहर को खाली कराने की बात कर रहे होते हैं। एशली जेनिफर को बताती है कि उनकी बेटी हीरो शायद इससे पहले सुरक्षित निकल गई थी जब चीजें बहुत बिगड़ी थी। जेनिफर उसे खोजने का आदेश देती है। इस बीच हीरो एक रिफ्यूजी सेंटर में ठहरी होती है और हैरान हो जाती है जब पता चलता है कि माइक की पत्नी और बेटी भी वहीं है। वह एम्बुलेंस लौटकर माइक की जेबें चेक करती है। उसे एक पैसिफायर मिलता है जिसे वह माइक के शरीर पर छोड़ देती है और फिर उसका आईडी ले लेती है। रिफ्यूजी सेंटर में हीरो माइक की पत्नी को आईडी देती है। महिला समझ जाती है कि हीरो वही महिला है जिसके साथ माइक का अफेयर था और कहती है कि कम से कम माइक अकेला नहीं मर गया। शाम को हीरो अपने कुछ पुराने दोस्तों को ढूंढने निकलती है, लेकिन केवल सैम ही मिलता है। सैम, जो अब ट्रांसजेंडर पुरुष हैं, पिछले कुछ हफ्तों से लोगों को समझाने में लगे हैं कि सिर्फ जिंदा होने की वजह से उन्हें परेशान मत करो, टेस्टोस्टेरॉन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वह हीरो से मदद मांगते हैं, भले ही सालों से अपनी मां से बात न हुई हो। शहर में योरो घर घर जाकर पेट के लिए संदेश छोड़ता रहता है, जैसे कोई रॉक स्टार अपना फैन मेल डिलीवर कर रहा हो। अंत में वह हीरो के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन बहन नहीं मिलती। तभी अचानक वह किसी के अंदर घुसते होने की आवाज सुनता है और गिटार उठाकर हमला करने लगता है। लेकिन सरप्राइज, घुसपैठिया एशली निकलती है और बस ऐसे ही योरो को गिरा देती है। कुछ ही पलों बाद हेलीकॉप्टर आता है और योरो को सीधे व्हाइट हाउस ले जाता है, जहां वह अपनी मां जेनिफर से मिलकर खुश हो जाता है। एशली पायलट्स को रोक देती है कि किसी को कुछ भी बताएं नहीं और उन्हें ऑफिस में लॉक कर देती है ताकि कोई भी ड्रामा ना हो। रात के बीच में योरो देखता है कि उसका बंदर अम्परसैंड पिंजरे से बाहर निकल गया है और उसे पकड़ने निकल पड़ता है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मारा कॉरिडोर में किसी को घूमते हुए देखती हैं और जांच करने जाती है, और जब उन्हें आदमी दिखता है तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है। योरो फटाफट ही छिप जाता है और एशली और जेनिफर मारा से बात करके उसे यकीन दिलाते हैं कि यह बस उसका सपना था। अगले दिन क्रिस्टीन अपने बॉस की चेकिंग करने आती है और गलती से योरो और अम्परसैंड को कमरे में देख लेती है। वह वादा करती है कि कुछ नहीं बताएगी, लेकिन एशली सोचती है कि अब बहुत लोग जान चुके हैं और योरो को कहीं और सुरक्षित ले जाना चाहिए। फिर शुरू होती है बहस कि किस डॉक्टर को योरो की जांच के लिए बुलाया जाए ताकि फ्रीज हुए पुरुष भ्रूण का इलाज हो सके। एशली कहती हैं कि एलिसन मैन सबसे बढ़िया है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं नहीं यार, वो सरकार के साथ पहले झगड़ा कर चुकी है। इजराइल में डॉक्टर बचे हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं जो हादसों में घायल हुए थे। और इस बीच रेजिना कोमा से जागती हैं और कहती हैं, अरे मैं तो अगले राष्ट्रपति बनने वाली थी। जेनिफर तो सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनी क्योंकि सबको लगा कि रेजिना मर गई है। व्हाइट हाउस में खबर फैलते ही टीम कहती है, ठीक है, हम उसका साथ देंगे। रेजिना थोड़ी ज्यादा क्रेजी है सरकार चलाने के लिए। लेकिन किम्बरली ने भी खबर सुन ली और सारे राइट विंग की पत्नियों को इकट्ठा कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो कूप कर देंगे। फिर जैसे सोचते हैं, अरे यार, योरो को जेनेटिसिस्ट के पास भेज दो, क्योंकि बिना आईडी किसी को भी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एशली योरो को एक बैग में डाल देती है और शरीरों के ढेर के साथ बाहर ले जाती है। सुरक्षा के लिए 2 हेलीकॉप्टर है, एक पायलट्स के लिए और दूसरा योरो और एशली के लिए जो खुद भी उड़ाना जानती है। मिड फ्लाइट योरो की आंखें खुली रह जाती है जब पायलट वाला हेलीकॉप्टर अचानक फटकर गिर जाता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? इसी बीच एक थिएटर में एशली शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। तभी अचानक उसे अजीब लगने लगता है और वह मंच से गिरने ही वाली होती है। तभी एशली जागती है और पता चलता है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लगभग एक क्लिफ से गिर ही जाती, लेकिन सही समय पर रुक जाती है। असल में एशली और योरो हेलीकॉप्टर छोड़ चुके थे ताकि किसी का ध्यान न जाए, और रात बिताने के लिए कैंप लगा लिया था। सुबह होते ही शहर के मार्केट में पहुंचते हैं। एशली हेलीकॉप्टर का जनरेटर और एक ग्रेनेड बदलकर एक बाइक ले लेती है। चलो भाई, अब स्टाइल में निकलेंगे। तभी योरो सोचता है कि उसने बेथ को देखा और उसका पीछा करता है, लेकिन गलती से वह स्टाबल में पहुंच जाता है। मार्केट पुलिस उसे घेरे में ले लेती है और मास्क हटाती है। योरो झांसा देता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, लेकिन पुलिस अम्परसैंड को लेने पर अड़ जाती है। खुशकिस्मती से एशले सुपर हीरो मोड में आती है और सारे पुलिस वालों को धक्के मारकर हटाती है। पुलिस अभी भी पीछा कर रही होती है और गलती से एक स्टॉल मालिक को मार देती है। योरो और एशले बाइक पर चढ़कर स्टाइलिश तरीके से भाग जाते हैं। इसी बीच हीरो और सैम डीसी की ओर सफर कर रहे हैं।
हीरो बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे अपनी माँ से फिर मिलना पड़ेगा। वे रात बिताने के लिए एक खाली घर पर रुकते हैं और उत्साहित हो जाते हैं जब उन्हें देखा कि स्टेबल में एक कार खड़ी है। लेकिन जब सैम सो जाता है तो हीरो चुपके से स्टेबल में जाकर कार को सबोटाज कर देती है। अगली सुबह सैम निराश होता है कि कार काम नहीं करती और दोनों पैदल यात्रा जारी रखते हैं। वे सप्लाईज लेने के लिए एक फार्मेसी जाते हैं, लेकिन वहां सब कुछ खाली होता है। तभी अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। वे उसे फॉलो करते हैं और पाते हैं कि मैकेंजी एक शेल्फ पर छिपी हुई है। उसके पैर में संक्रमण वाला घाव है और हीरो मदद करने के लिए आगे आती है। जब नोरा उन्हें देखती है तो वह कुल्हाड़ी से हमला करने की धमकी देती है, लेकिन सैम जल्दी से उसे डिसार्म कर देता है और हीरो स्पष्ट करती है कि वह पैरामेडिक है। घाव ठीक करने के बाद हीरो नोरा और मैकेंजी को घर ले जाने की पेशकश करती है। सैम थोड़े परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि हीरो यात्रा में जानबूझकर देरी कर रही है। घर में हीरो नोरा को बताती है कि मैकेंजी को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है और उन्हें सबसे अच्छे तरीके से कैंप से मिल सकते हैं। नोरा घबराई हुई है। पास का सबसे नजदीकी कैंप तो वही डीसी है जहां से वह अभी अभी निकली है। रात में सब सो जाते हैं और हीरो और सैम थोड़ी नजदीकी बढ़ा लेते हैं। कडल करते करते चुंबन तक पहुंच जाते हैं। सैम बीच में रुकता है और पूछता है तो वो कार का क्या हुआ। हीरो बस कहती है यार अब यही रुको, नया पेज शुरू करना है। इसी बीच नोरा ताजी हवा लेने बाहर निकलती है और देखती है 3 घुड़सवार आ रहे हैं। घर के अंदर वाले भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक हथियारबंद औरत रास्ता रोक रही होती है। तीनों घुड़सवार सबको उठाकर अस्तबल में ले जाते हैं, जैसे कोई वाइल्ड वेस्ट सीन चल रहा हो। नोरा चालाकी दिखाती है और कह देती है कि हीरो डॉक्टर है, और बस वे रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो को एक वेयरहाउस में ले जाया जाता है जहां एक औरत पर गोली लगी होती है। हीरो पूरी मेहनत लगाती है, लेकिन औरत की हालत अब भी खराब रहती है। लीडर रॉक्सन कहती है ठीक है, इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं। हीरो की मदद की कदर अभी भी सब करते हैं और वे उसके ग्रुप को अपने पास रहने देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल वेयरहाउस एक बड़े रिटेल स्टोर का हिस्सा है, इसलिए वहां खाना और दवाइयां मिल जाती हैं। इस बीच योरो और एशली बॉस्टन की ओर निकलते हैं और पाते हैं कि शहर अब युद्ध क्षेत्र बन चुका है। हर जगह पोस्टर लगे हैं जिनमें जेनिफर को झूठा बताया गया है और दावा किया गया है कि वायरस सिर्फ धोखा है। वे एक मिलिट्री कारवां के पास छिपते हैं जो कर्फ्यू की घोषणा कर रहा होता है। फिर दोनों चुपके से घूमते हुए एक मिलिट्री चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं। एशली योरो को छिपा देती है और खुद सोल्जर्स के पास जाकर बताती है कि वह एयरफोर्स की मेंबर है। जब वे जेनेटिसिस्ट के बारे में पूछती है तो सोल्जर्स बताते हैं कि लैब तो नष्ट हो गई है और उन्हें मालिक का पता नहीं है। इसके बाद दोनों जेनेटिसिस्ट के अपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन वहां भी उसे नहीं पाते। एशली को एक क्रिट देखकर हैरानी होती है क्योंकि फाइल में बच्चों का कोई जिक्र नहीं था। कमरे में यूनियन क्लब ऑफ बॉस्टन की कई तस्वीरें देखी जाती हैं और दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। शुरुआत में तो जगह बिल्कुल खाली लगती है, लेकिन अचानक एलिसन पीछे से योरो पर हमला कर देती है और उसे छुरा मार देती है। योरो सोचता होगा अरे भाई ये कैसे हो गया। पता चलता है कि यही वही जेनेटिसिस्ट है जिसे वे ढूंढ रहे थे, और जब वे पाती है कि अम्परसैंड मेल है तो उसका एक्साइटमेंट पूरा पावर मोड में चला जाता है। एलिसन कहती है एक सर्वाइवर मतलब भाग्य, 2 मतलब कोई बड़ा छुपा कारण। एशली चाहती है कि एलिसन डीसी जाए, लेकिन एलिसन मना कर देती है। सरकार नो थैंक्स, मेरा सारा रिसर्च भी गया। इसके बजाय वह सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती है क्योंकि वहीं उसका काम सही से जारी रह सकता है। इस बीच एशली योरो के घाव का ध्यान रखती है। एलिसन कहती है योरो खुद यह साबित कर रहा है कि सरकार कुछ छुपा रही थी। फिर एशली फोन लेने जाती है ताकि जेनिफर को अपडेट दे सकें, लेकिन ओह नो, फोन टूट जाता है। वे योरो से कहती है अरे यार फोन टूट गया, तुम एलिसन के पास रहो और उसे मनाओ कि अपना प्लान बदल दे। कुछ देर बाद एशली लिफाफे के पते पर पहुंचती है और देखती है कि घर सील किया हुआ है। खिड़की से घुसते ही एक हथियारबंद औरत उन्हें अटैक कर देती है। फिर शुरू होती है लड़ाई, झटके, पंच, धक्के, और आखिर में दोनों स्टैंड ऑफ में फंस जाती हैं। तभी पता चलता है कि दोनों एजेंट हैं और दोनों ही उसी रहस्यमयी व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जिसने उन्हें अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कराया था। लेकिन दुख की बात, वो एजेंट भी अपने मेंटर का पता नहीं जानती। बस बताती है कि उसे मिशन से निकालकर वॉशिंगटन भेजा गया था, ठीक उसी दिन जब सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। पता चलता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद एशली क्लब लौटती है और बताती है कि जेनिफर ने सैन फ्रांसिस्को जाने की इजाजत दी थी, तो अब तीनों मिलकर वहां की ओर निकलते हैं। और हाँ, एशली के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है, मतलब थोड़ी चुपके की प्लानिंग भी है। डीसी में जेनिफर को खबर मिलती है कि उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर मिला है, साथ में पायलट्स के अवशेष भी। वो सोचती है क्या एशली ने सब ढकने के लिए उन्हें मार दिया। इस बीच क्रिस्टीन बाथरूम जाती हैं और स्टॉल में ही टूट जाती हैं क्योंकि खून बह रहा होता है। किम्बरली उनकी जांच करती हैं और क्रिस्टीन बताती है कि उसे लगता है शायद मिसकैरेज हो रहा है। किम्बरली नई कपड़े लेकर उसे नर्स के पास ले जाती है और नर्स करती है अल्ट्रासाउंड। खुशखबरी, बच्चा ठीक है।
फिर रेजिना व्हीलचेयर में आती है और सबका तालियों के साथ स्वागत। लेकिन साफ है कि ज्यादातर स्टाफ उसे देखकर खुश नहीं है। किम्बरली प्राइवेट में बात करती है और पता चलता है कि रेजिना को व्हीलचेयर की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तय होता है कि वे जेनिफर के खिलाफ टीम अप करेंगी। बाद में किम्बरली क्रिस्टीन के पास जाती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसकी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखना है, क्योंकि उसे अभी नहीं पता कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं। किम्बरली चौंका देती है और कहती है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ही बच्चा पाल लूंगी। बॉस्टन के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक बाइकर ग्रुप आता है और एशली के बारे में पूछता है। साथ में उसकी तस्वीर दिखाते हैं। इस बीच तीनों थोड़ी ब्रेक लेते हैं और तय करते हैं कि लोकल्स के रविवार वाले रिवाज में शामिल हो जाएं, जो सभी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देता है। जल्दी ही वही बाइकर ग्रुप भी उस रिवाज में शामिल हो जाता है और एशली को शक होता है, तो वह अपने दोस्तों से कहती है, चलो अब निकलते हैं। रास्ते में एशली एक बाइकर की जेब से पिक पॉकेटिंग कर देती है और पाती है कि तस्वीर उसी की है। तीनों फिर एक चर्च में छिपने का फैसला करते हैं। एशली उन्हें बहुत ही अस्पष्ट तरीके से सब समझती है और तभी योरो समझ जाता है कि उसने अभी तक उसकी मां से बात तक नहीं की। एशली अपने दुश्मनों पर ध्यान देने के लिए बिल्डिंग में बॉबी ट्रैप लगाने का प्रस्ताव देती है। रात में योरो सो नहीं पाता और एशली से बात करने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है कि वह स्लीप वॉकिंग कर रही है। योरो उसे लीड से गिरने से सही समय पर रोक लेता है। सुबह एलिसन तस्वीर देखती है और योरो को दिखाती है। कहती है कि यह बाइकर निश्चित रूप से एशली के पीछे है। वह योरो से भागने का प्लान बनाना चाहती है और एशली छोड़ना चाहती है, लेकिन योरो मना कर देता है। फिर वह एशली के स्लीप वॉकिंग की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे झिड़क देती है और कहती है, बस छुप जाओ। थक कर और एशली के बर्ताव से परेशान होकर योरो एलिसन से कह देता है, यार मैं तुम्हारे साथ भागना नहीं चाहता। इस बीच रॉक्सान एक सपोर्ट ग्रुप चला रही है। वह मैकेंजी से पूछती है कि लड़कों ने कभी उसके बारे में कौन कौन सी अजीब बातें कही थी, लेकिन नोरा गुस्से में आकर बीच में कूद जाती है और रोक देती है। तभी अलार्म बजता है। इंट्रूडर। सब महिलाएं हथियार उठाकर अपनी अपनी पोजीशन पर भागती हैं और रॉक्सान बाहर जाकर विजिटर्स से मिलती है। एक छोटा परिवार जिसमें बच्चा भी है मदद मांगता है, लेकिन रॉक्सान उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। कम्युनल बात में लड़कियां हीरो को बताती हैं कि उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और साझा करती है कि कैसे रॉक्सान ने उनकी जिंदगियां बचाई। हीरो जानती है कि उसे सैम के साथ निकलना है, लेकिन यह जीवन उसे थोड़ा आकर्षित कर रहा है। शाम को महिलाएं एक खास रिवाज करती हैं। एक लड़की को मिट्टी में ढककर उसके पुराने जीवन को पीछे छोड़ने और नए जीवन के लिए तैयार होने का संकेत दिया जाता है। फिर लड़की को टब में बपतिस्मा दिया जाता है और वह खुद को एथेना नाम देती है। सैम को यह सब बेकार लगता है और वह कमरे से निकल जाता है। केल्सी सैम के पीछे जाती है और उसे सलाह देती है कि इस सब पर अपनी तिरस्कार वाली प्रतिक्रिया न दिखाए। वह यह भी बताती है कि लड़कियां अकेले उसके साथ नहीं हो सकती। बाद में रॉक्सान हीरो से प्राइवेट में बात करती है। हीरो स्वीकार करती है कि उसने माइक को मार दिया था और रॉक्सान उसे आश्वस्त करती है कि अगर वह यहां रहेगी तो वह नया जीवन शुरू कर सकती है और पुराने पापों को भूल सकती है। इसी बीच नोरा शोर सुनकर जाग जाती है। पता चलता है कि एथेना और कुछ और लड़कियां केल्सी को पीट रही है क्योंकि उसने सैम के साथ अकेले बात की थी। डीसी में एक जनरल जेनिफर और रजीना को बताती है कि उनके लोग एशली को ढूंढ चुके हैं और अब उस पर गद्दारी का शक किया जा रहा है। जनरल रेडियो ऑन करते हैं ताकि मिशन लाइव सुन सके। चर्च में एशली को पता चलता है कि योरो और एलिसन गायब है। बाइकर ग्रुप जंगल के रास्ते उनके पीछे भागता है। सोचते हैं कि उनमें से कोई एशली है, लेकिन असली एशली चुपके से घूमती है और 2 बाइकरों को बेहोश कर देती है। तीसरा बाइकर लड़ता है और गोली चला देता है, तो एलिसन को मदद करनी पड़ती है और दोनों मिलकर उसे गिरा देते हैं। आखिरी सैनिक योरो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एशली उसे भी बेहोश कर देती है और रेडियो तोड़ देती है, जिससे डीसी का उनसे संपर्क कट जाता है। योरो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि सैनिक ने उसका चेहरा नहीं देखा, ताकि एशली उसे मारने से बचा सके। सुबह होते ही एशली एक आरवी से ईंधन चुराती है ताकि ग्रुप चलते रहे। रास्ते में एशली नींद में गाड़ी चलाती है और आरवी एक पेड़ से टकरा जाता है। जब एलिसन बाद में जागती है तो पाती है कि योरो बेहोश है और एशली गायब है। तभी वे चारों तरफ से हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं और उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। सैनिकों को पेंटागन ले जाया जाता है और वह महिला जिसने योरो और बंदर देखा था, यह राजनेताओं को बताती है। जेनिफर तुरंत कवर अप करने की कोशिश करती है और कहती है, भाई ये तो बिल्कुल पागलपन है, एक ही जीवित मर्द और उसका बंदर। सीक्रेट में जेनिफर क्रिस्टीन से कहती है कि इन सैनिकों को रीसेंड कर दो ताकि उनकी कहानी बाहर न फैल सके। इसके बाद जेनिफर बाहर जाकर प्रोटेस्टर्स को शांत करने की कोशिश करती है। अचानक उसकी नजर भीड़ में बेथ पर पड़ती है और तुरंत गार्ड्स को बुलाकर उसे अंदर लाया जाता है। बेथ बताती है कि वह अब तक क्या कर रही थी और जब वो कहती है कि योरो शायद मर गया है, जेनिफर उसे सही नहीं करती। वे पुरानी यादों पर थोड़ी बातें करती है।
फिर बेथ घोषणा करती है कि वह यहां नहीं रह सकती। वो बिल्डिंग छोड़कर कुछ बगावत करने वालों से मिलती है और उन्हें अंदर की जानकारी देती है। इसी बीच रजीना किम्बरली को वह कहानी बताती है जो सैनिकों ने वापस लाई थी। मारा यह सुनकर कुछ गिरा देती है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ रातें पहले बंदर वाले आदमी को देखा था और यह सिर्फ उसका सपना नहीं था। रजीना और किम्बरली सोचती है कि मारा की कहानी सच है, लेकिन जेनिफर को गिराने के लिए उन्हें सबूत चाहिए। वे बहस करते रहते हैं और मारा मुख्य रूम में जाकर जेनिफर पर चिल्लाती है कि उसने उसे पागल सोचने पर मजबूर किया। लेकिन सबको अभी भी लगता है कि मारा पागल है और इस अजीब मौके का फायदा उठाकर जेनिफर मारा को वापस उसके कमरे भेज देती है। रात में किम्बरली अपने कमरे लौटती है और अपनी मां का नोट पाती है। वह जल्दी से छत पर भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मारा ने आत्महत्या कर ली थी। सुबह योरो एक बिस्तर पर जागता है। उसके पास एक रहस्यमयी महिला होती है। वह अम्परसैंड को ढूंढने निकलता है और रसोई में कुछ महिलाओं का ग्रुप पाता है। वे उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है और योरो गलती से अम्परसैंड को ही कह देता है। अब योरो को समझाना पड़ता है कि उसे और उसके बंदर को कैसे पता नहीं कि कैसे वे जिंदा बचे। जल्दी ही और महिलाएं आती है और तय करती हैं कि योरो के साथ क्या करना। जंगल में एशली भी जागती है और गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वहां कई शव मिलते हैं और उनमें से एक पर हार होता है। पता चलता है कि ये सब उनकी परिवार खोने की यादें हैं। फिर एशली सच में जागती है और पाती है कि वहां और अलिसन प्रिजन सेल में बंद है। वे तय करती है कि अब क्या करना है। तब योरिक को भी सेल में लाया जाता है। एशली चाहती है कि वे अपने कैदियों से लड़कर भाग जाए, लेकिन योरो सोचता है कि यह बेकार है क्योंकि महिलाएं इसी जेल की पूर्व कैदी है। एशली जिद करती है कि वह उन्हें हरा सकती है, तो योरो उसे चुनौती देता है। सिर्फ 2 सेकंड में एशली योरो को हरा देती है और लगभग उसकी जूते की फीते से गला घोट ही देती है। फिर क्रैश के बाद शरीर अभी भी थका होने के कारण एशली उल्टी कर देती है। तभी एक महिला सेल में आती है और बताती है कि अब तीनों को रहने दिया जाएगा। तो रॉक्सान वापस स्टोर दौड़ती है और सबको डराने के लिए दिखावा करती है कि हम पर हमला हो गया है। फिर हीरो शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू करती है और रॉक्सान सबकी तारीफ करती है। साथ में एक एंटी मेन स्पीच भी दे देती है। सैम थोड़े अजीब महसूस करता है, लेकिन रॉक्सान उसे समझाती है कि भाई सर्वाइवल जरूरी है, और आखिरकार सैम भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसी बीच एक लड़की नोरा को बताती है कि उसे और मैकेंजी को जल्दी ही जाना पड़ेगा। नोरा दौड़ती है और रॉक्सान पर चिल्लाती है। रॉक्सान मानती है कि इन्विटेशन कभी परमानेंट नहीं था और नोरा बस यहां फिट नहीं बैठती। एक फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे रॉक्सान ने अपनी डिटेक्टिव ट्रेनिंग इस्तेमाल करके कुछ महिलाओं को डोमेस्टिक वॉयलेंस शेल्टर से बचाया और उन्हें स्टोर में नई जिंदगी देने का मौका दिया। वापस वर्तमान में नोरा सैम से साथ भागने की गुजारिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता। फिर सैम हीरो से भी बात करता है कि साथ निकले, लेकिन हीरो रहना चाहती है। बहस शुरू हो जाती है और इतनी जोर से होती है कि बाकी सब सुन लेते हैं। रॉक्सान बीच में आती है और सैम से कहती है कि हीरो से माफी मांगो। रात के बीच में सैम कुछ सप्लाईज चुरा लेता है। रॉक्सान उसे पकड़ लेती है तो सैम कबूल करता है कि उसने सिर्फ खुद के लिए 2 दिन चलाने के लिए सामान लिया। रॉक्सान उसे छोड़ देती है और कहती है, अच्छा जा, पर समझदारी से। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि रॉक्सान स्टोर से सारे शव हटा रही है। तभी वह एक घोड़े को देखती हैं और उसका पीछा करके शेल्टर में अपने ग्रुप तक पहुंच जाती हैं। वापस वर्तमान में हीरो सैम के जाने पर रो रही है। रॉक्सान उसे समझाती है कि भाई लड़के बस टाइम वेस्टिंग है। फिर उसे बाहर ले जाती हैं जहां लड़कियां बोन फायर कर रही होती हैं। सब अपनी जिंदगी के पुराने पुरुषों की चीजें जलाते हैं और हीरो सैम का कपड़ा आग में डाल देती है। दूर से नोरा मैकेंजी को बताती है कि अब डीसी लौटने का टाइम है, लेकिन मैकेंजी वहां रहना चाहती है और अपनी नई दोस्त की पार्टी में शामिल हो जाती है। पार्टी के बाद सब गहरी नींद में है। केवल नोरा जाग रही है और वहां गैस कैन पाती है। वहां उसे लाइन में उड़ेल देती है ताकि बोनफायर आग बिल्डिंग तक पहुंचे। जल्द ही पूरा स्टोर आग में घिर जाता है और सबको बाहर भागना पड़ता है। एक और फ्लैशबैक में रॉक्सान पुलिस कार को नदी में धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। पता चलता है कि वह असल में पुलिस नहीं बल्कि स्टोर की असिस्टेंट मैनेजर है। उसका पति पुलिस था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया जब कैंसर की वजह से उसने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। स्टोर साफ करने के बाद रॉक्सान हवा में गोली चलाती है ताकि शेल्टर की लड़कियों को डराया जा सके। रॉक्सान अब डिटेक्टिव बनने का ड्रामा करती है ताकि लड़कियों को बचा सके। वापस वर्तमान में नोरा हीरो से कहती है कि वह जेनिफर को अच्छी तरह जानती है और उसकी खुशी होती अगर हीरो डीसी जाती, लेकिन हीरो मना कर देती है। फिर नोरा कुछ सप्लाईज चुराती है और उन्हें नदी के पास छुपा देती है। साथ में एक गन भी रख देती है। तभी वह एक पुलिस लाइट पर तैरता हुआ पक्षी देखती है और उसका पीछा करके पुलिस कार ढूंढती है जिसमें रॉक्सान का नेम टैग होता है।
एक फ्लैशबैक में दिखता है कि रॉक्सान स्टोर में छुपी होती है। तभी दो महिलाएं आती हैं और एक दूसरे पर गोली चला देती है। रॉक्सान उनकी वेपन्स चुरा लेती है और अब जो भी अंदर आने की कोशिश करता है उसे सीधे शूट कर देती है। धीरे धीरे वह इतनी सारी इंट्रूडर्स को मार देती है कि उसका शूटिंग स्किल मास्टर लेवल पर पहुंच जाता है। वापस वर्तमान में नोरा रॉक्सान को बताती है कि उसे उसका सीक्रेट पता है। रॉक्सान सहमत हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे स्टोर में रहने और खाना पाने के अधिकार दिए जाएं। रॉक्सान मान जाती है और याद करती है कि कैसे उसका पुराना बॉस उसकी शिकायत नहीं लेता था। इसी बीच एशली अपने शरीर को फिट रखने के लिए रनिंग करती है, लेकिन वह कोलैप्स हो जाती है और बार बार बचपन की यादों और एक रहस्यमय सीक्रेट के विजन आने लगते हैं। फिर सोनिया एशली को उस ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में सवाल करती है जो क्रैश साइट पर मिली थी। एशली जवाब देने से इनकार कर देती है और सोनिया कहती है कि कम से कम योरो के साथ ईमानदार होना चाहिए। सोनिया के जाने के बाद एशली अपने मेंटर को याद करती है जिसने उसे कुछ चीजें सिखाई थीं और कैसे उसने वो बम बनाया था। इस बीच हीरो एक वेयरहाउस में चल रही है जहां पुरुषों के वॉइसमेल्स लाउड स्पीकर्स पर बज रहे हैं। वह इस हॉल ऑफ वॉइसेस से बाहर निकलती है और एक मेकशिफ्ट हैमलेट में आती है जहां महिलाएं अपने गिरे हुए पुरुषों का सम्मान कर रही हैं और जानकारी साझा कर रही है। हीरो सब कुछ याद कर लेती है और इसे रॉक्सैन को भेज देती है जो अपनी महिलाओं को हमला करने की गाइड करती है। ग्रुप सारी श्राइन तोड़ना शुरू कर देता है और हीरो भी चीजें तोड़ते हुए मजा लेती है। नोरा कोशिश करती है कि वे सप्लाईज न तोड़ें और इसके लिए उन्हें हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ता है। रेड के बाद नोरा रॉक्सैन पर चिल्लाती है कि उसने कीमती रिसोर्सेस को बर्बाद करने दिया, लेकिन रॉक्सैन को फर्क नहीं पड़ता और वह मैकेंजी के साथ समय बिताने चली जाती है। हीरो बाकी लड़कियों के साथ रह रही है और वे उसे बधाई देती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया। इस पर हीरो को एहसास होता है कि रॉक्सैन ने उसका सीक्रेट नहीं रखा। इसके बाद रॉक्सैन घोषणा करती है कि वे हर उस पुरुष का शिकार करेंगे जो बचा हो, लेकिन नोरा सोचती है कि यह समय की बर्बादी है। श्राइन की एक महिला नोरा को एक आदमी की तस्वीर दिखाती है और बोस्टन के उस आदमी के बारे में अफवाहें साझा करती है। वह बिजली वाले जगहों के बारे में भी बताती है। बिजली वाले बिल्डिंग्स में दिलचस्पी लेने के बाद नोरा नकली तरीके से अपनी राय बदलती है और रॉक्सैन को कहती है कि वे योरो के पीछे जाएं। पेंटागन में रेजिना और जनरल जेनिफर को गिराने की योजना बना रहे हैं, लेकिन किम्बरली बहुत उदास है और उसे परवाह नहीं है। वह एक कांच के टुकड़े को घूरती है और अंधेरे विचारों में खो जाती है। टनल्स में बेव और रेबेल्स एक बम स्थापित कर रहे हैं। इस बीच क्रिस्टिन जेनिफर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन बीच में ही जेनिफर को मुख्य हॉल में बुला लिया जाता है। रेजिना के पास योरो की तस्वीर होती है और सैनिक पुष्टि करता है कि उसने मिशन के दौरान वही देखा था। किम्बरली जेनिफर पर आरोप लगाती है कि उसने अपनी मां को पागल कर दिया और पीन के सामने उसकी साख गिराने की कोशिश करती है। जेनिफर को सच बोलना पड़ता है और वह बताती है कि उसने जानकारी क्लासिफाइड रखी ताकि उनकी एकमात्र बचाव की संभावना सुरक्षित रहे। रेजिना कहती है कि जेनिफर को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और टीम उसका समर्थन करती है। तभी टनल में बम फटता है और 2 गार्ड मारे जाते हैं। जनरल को खबर मिलते ही वह सारे राजनेताओं को बंकर में भेजती है, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए टनल पार करना होगा। जैसे ही वे टनल में जाते हैं, बिजली चली जाती है और रेबल्स उन्हें घेरे में ले लेते हैं, इतने हथियारों के साथ कि जनरल और उसके सैनिक समर्पण कर देते हैं। सभी को बांध दिया जाता है और जेनिफर पहचानती है कि एक मास्कधारी रेबल कोई और नहीं बल्कि बेथ है। पकड़े गए सैनिकों को ले जाया जाता है, जबकि राजनेताओं को मुख्य हॉल में वापस लाया जाता है। जल्द ही मिलिट्री रेडियो के जरिए रेबेल से संपर्क करती है और रेजिना से बात करना चाहती है, जिसे वे राष्ट्रपति मानते हैं। किम्बरली रेडियो संभालती है और सैनिकों को उनके स्थान के बारे में बता देती है, जिस पर रेबेल्स लीडर उसे थप्पड़ मार देता है। जेनिफर रेबेल्स से सौदेबाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन रेजिना बीच में बोल पड़ती है कि जेनिफर कुछ नहीं कर सकती और वह असली राष्ट्रपति है। महिलाएं बहस करने लगती है और रेबेल लीडर को अपनी गन हवा में फायर करनी पड़ती है ताकि सब चुप हों। बेथ बताती है कि अब जब मिलिट्री को उनकी लोकेशन पता चल गई है तो वे जल्द ही पहुंचेंगे। लीडर सहमत हो जाता है कि उन्हें स्थान बदलना चाहिए। रेबेल्स पहले राजनेताओं को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और फिर कमरे में आग लगा देते हैं। जैसे ही वे हॉल ऑफ हीरोज पार करते हैं, रेजिना रेबेल्स से कहती है कि यह ट्रेजेडी जेनिफर की साजिश थी और उसका बेटा अभी भी जीवित है। लीडर गुस्से में आ जाता है और रेजिना को सिर में गोली मार देता है। बेथ परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें किसी को चोट पहुंचानी नहीं थी। लीडर अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि रेजिना का शव बाहर फेंक दें और मिलिट्री को चेतावनी दे कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो अगली बारी जेनिफर की होगी। जैसे ही ग्रुप एक और कॉरिडोर पार करता है, उन्हें पता चलता है कि वेंट्स के जरिए टीयर गैस छोड़ी जा रही है। मिलिट्री इस ध्यान भटकाने वाले मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसती है और गन फाइट शुरू हो जाती है, जिससे ग्रुप अलग अलग हो जाता है। इस अराजकता में कुछ राजनेता भी शूट हो जाते हैं। जैसे ही लोग चारों तरफ मर रहे हैं, किम्बरली क्रिस्टिन को खींच कर ले जाती है। एक रेबेल उन पर हमला करता है,
लेकिन किम्बरली जल्दी से उसे छुरा मारकर रोक देती है और क्रिस्टिन के बच्चे की सुरक्षा करती है। बेथ जेनिफर को भी खींच लेती है और योरो के बारे में पूछती है। जेनिफर पुष्टि करती है कि वह जिंदा है। वापस योरो की कहानी में उसे सोनिया बताती है कि इनमेट्स ने शहर पर कब्जा कर लिया क्योंकि उन्होंने ट्रेजेडी के बाद सभी महिला गार्ड्स को मार दिया था जिन्होंने उन्हें बंद किया था और छोड़ दिया था। इस बीच एशली अपने अतीत के विजन देखती रहती है। उसका ट्रेनिंग बहुत कठिन था और जब भी वह टूटती उसका मेंटर बस उसे धकेल देता और आगे बढ़ने को कहता। उसके भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता। ये बुरी यादें एशली को ट्रैकिंग डिवाइस को पत्थर से तोड़ने पर मजबूर कर देती है। कुछ दिन बाद रॉक्सन की टीम इनमेट्स के कंपाउंड तक पहुंचती है। वे सोचते हैं कि भले वहां कोई मर्द ना हो लेकिन सारे सप्लाईज पाने के लिए हमला कर दें। टीम लोकल पूल में छिपती है और अपनी रणनीति पर चर्चा करती है। तभी दो इनमेट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉक्सन की लड़कियां ज्यादा है और उन्हें आसानी से भगा देती है। जाने से पहले दोनों महिलाएं बताती हैं कि अब सरकार नहीं बची क्योंकि राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी। यह सुनकर हीरो को लगता है कि उसकी मां अब नहीं रही। एशली को अपने मेंटर की एक और विजन आती है। वह योर को ढूंढती है और घोषणा करती है कि अब वे जाने वाले हैं। अगले दिन बहस होती है क्योंकि योरो रहना चाहता है और सोचता है कि एलिसन कुछ भी सही से नहीं कर सकती। एलिसन यह सुन लेती है और तय कर लेती है कि वह इनमेट्स की विदाई पार्टी को बिगाड़ देगी। अगले दिन बहस होती है क्योंकि योरो रहना चाहता है और सोचता है कि एलिसन कुछ भी सही से नहीं कर सकती। एलिसन यह सुन लेती है और तय कर लेती है कि वह इनमेट्स की विदाई पार्टी को बिगाड़ देगी। उसी रात जेनिफर और बेथ एक खाली घर में छिपती है। अचानक उन्हें लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। बेथ तुरंत टेजर निकालकर हमला कर देती है, लेकिन जेनिफर को एहसास होता है कि यह सैम है। सैम बताता है कि हीरो अभी जिंदा है, लेकिन साथ ही वह बताता है कि बाहर एक वैन उन्हें देख रही है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे जल्द ही रहस्यमयी लोगों से घिर जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस बीच एलिसन एशली के पास जाकर कडल करती है, उम्मीद करती है कि उसकी मौजूदगी उसे स्लीप वॉकिंग से रोके। योरो पार्टी में सोनिया के साथ होता है और उसे सैन फ्रांसिस्को की लैब के बारे में बताता है जो कि सीक्रेट रखी गई थी। सोनिया मानती है कि वह मर्डर के लिए जेल में रही थी, लेकिन योरो फिर भी उसे चूम लेता है और दोनों थोड़ा गंदा हो जाते हैं। इस बीच किम्बरली सपने में देखती है कि वह फिर से प्रेग्नेंट है और योरो उसके पास आता है, थोड़ा शरारती अंदाज में। जब वह उठती है तो पाती है कि बॉन में क्रिस्टिन के साथ फंसी है। वह कहती है, हाँ यार, मुझे पता है कि सबका भविष्य कैसे बचाना है, बस योरो चाहिए। एशली जागती है और खुश होती है कि एलिसन का प्लान काम कर गया, यानी वह बिस्तर छोड़ने की बजाय वहां ही पड़ी रही। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है। खिड़की पर ट्रैकिंग डिवाइस लटक रहा है। तभी रॉक्सन की टीम शहर में आती है। दो इनमेट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ शॉट्स चलते हैं। एशली फुर्ती से कहती है, सोनिया, योरो और एलिसन को सुरक्षित जगह ले जाओ। इसके बाद एशली और योरो जानबूझकर सपर्दगी दिखाते हैं, जैसे कोई फिल्म का सीन। जंगल में जाते हुए एशली पैर में चोट का नाटक करती है और झट से दोनों लड़कियों को बेहोश कर देती है। सड़क पर रॉक्सन लगातार अपनी मोनोलॉग देती रहती है। इनमेट्स छतों पर पहुंचकर गोली चलाते हैं और लोग गिरने लगते हैं। मैकेंजी अपने दोस्त को उठाने दौड़ती है जिसे कंधे में गोली लगी है। नोरा डरावनी आवाज सुनकर कहती है, छुप जाओ, लेकिन मैकेंजी कहती है, मैं संभाल लूंगी। दोनों मिलकर शरीर को सुरक्षित जगह पर ले जाती हैं। जंगल में हीरो कोई आवाज सुनकर पीछा करती है। पास पहुंचते ही वह योरो को देखती है, लेकिन सोनिया उसे गोली मार देती है। सौभाग्य से सिर्फ हाथ में हल्की चोट। भाई बहन गले मिलते हैं और हीरो योरो से बताती है, हमारी मां अब नहीं रही और रॉक्सन की टीम तुझे मारना चाहती है। उसी वक्त एक औरत सोनिया को दूर से गोली मार देती है और वो पल भर में खत्म हो जाती है। हीरो घबरा जाती है और योरो और एलिसन से कहती है कि भागो। फिर कांपते हाथों से वो हमला करने वाले पर गोली चलाती है और रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी टीम की किसी को मार दिया। एशली भी उसी समय लड़ाई में कूद जाती है। वहीं नोरा चारों तरफ की तबाही देखती है और नोटिस करती है कि रॉक्सन गोली लगने वाली है। वो बाहर निकलती है और कहती है कि हम सरेंडर कर रहे हैं। इनमेट्स अपना फायर रोक देते हैं। रॉक्सन गुस्से में सबको गालियां देती है और चली जाती है। ग्रुप वापस पूल की तरफ रिट्रीट करता है, जहां नोरा फ्रस्ट्रेशन में कई चीजें तोड़ देती है। हीरो उसे ढूंढती है और योरो के बारे में जानकारी देती है। रॉक्सान वापस आती है और फिर से चिल्लाती है, लेकिन इस बार नोरा पहले गोली चला देती है और रॉक्सान पूल में गिर जाती है। लड़कियां अपनी हथियार निकालती है, लेकिन नोरा उन्हें रोकती है। हमें अब खुद को फिर से साबित करने की जरूरत नहीं, वो कहती है। हीरो सहमति में सिर हिलाती है और उसे नया लीडर मान लेती है। थोड़ी देर बाद एशली अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलती है। योरो टूट चुका है क्योंकि उसकी मां मर चुकी है और उसकी बहन एक कल्ट में फंसी है। एशली उसे सांत्वना देती है, बताती है कि उसका पूरा परिवार कार एक्सीडेंट में मर गया था और अगर वो बच गई तो योरो भी बच जाएगा। राष्ट्रपति के जाने के बाद वो मान लेती है कि अब कोई मिशन नहीं है और सभी को छोड़ देती है। लेकिन योरो बेकार महसूस करना बंद करना चाहता है और एशली से ट्रेनिंग मांगता है। इसी बीच जेनिफर, सैम और बेथ एक कमरे में बंद है जो एशली की पुरानी यादों जैसा दिखता है। उन्हें एशली का मेंटर देख रहा है और बेथ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच ट्रायो ने खिड़की से एक डिवाइस ट्रैक किया। ये उन्हें एक वैन तक ले जाता है जिसमें गैस, मेडिकल सप्लाईज और कोऑर्डिनेट्स वाली मैप है। उन्हें पता है कि ये ट्रैप हो सकता है, फिर भी वो उसे फॉलो करते हैं।